नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के हमरा बिलाल एहसन हाजिर है। आज हमारे इस प्रोग्राम ऑन द स्पॉट में जहां हम माजी में मुख्तलिफ इशूज़ पे आपको उसकी हसासियत से, उसकी फ़ालियत से हम आगाह करते रहें, आज हम कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एक हाउसिंग इंडस्ट्री है उसके हवाले से जो उनके मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, क्या रुकावटें हैं, उस हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में आपको कुछ आगाही देना चाहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है जो कि हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एक विज़न भी है, और उनका कहना ये है कि तकरीबन 50 लाख घर तामीर किए जाएंगे और उस हाउसिंग इंडस्ट्री के अपनी फ़ालियत के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जो आपके एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें कहते हैं कि 70 से ज़्यादा एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, इस 70 से ज़्यादा एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक्टिव होंगी तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे। बहरहाल हम हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या मसाइल हैं, मुश्किलात हैं और ये पाकिस्तान में मईशत की एक रीढ़ की हड्डी भी हिस्सत रखती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम ऑन द स्पॉट में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से जो है वो आपकी तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलते हैं तो मोहम्मद हसन बख्शी, चेयरमैन आबाद, मेरे हमरा मौजूद हैं। हाँ, तो नाज़रीन मेरे साथ जो दूसरे मेहमान बैठे हैं वो मोहसिन शेखानी साहब हैं और ये साबिक चेयरमैन हैं। लेकिन बहरहाल मोहसिन शेखानी साहब की मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि आज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स जो कि एक जदीद तरीन अपने मैं समझता हूँ कि एक विज़न है जो इनका जदीद तामीरात की दुनिया का, उसकी जो विज़न के तहत जो आबाद आज मौजूद है उस पर मोहसिन शेखानी साहब का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। मेरे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अली रातेदिया। तो मैं थोड़ा सा नाम अगर थोड़ा सा वो कर रहा है तो वो खुद ही तस्दीक भी कर देंगे। पहला ई कन्वेनर हैं एक्सपो सेंटर के और बिल्डर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आदमी भी हैं, और मेरा अपना ज़ाती राय है कि आज इस प्रोग्राम में अगर बैठे हैं तो यकीनी तौर पे इनकी अपनी भी जो है बहुत ज़्यादा काबिलियत और फ़ालियत है जिसकी वजह से ये आज आबाद में एक बहुत ही फ़ाल किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो ये मेरे हमारे मेहमान थे और हम इनकी तारुफ के बाद हम दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलेंगे, तो सबसे पहले हम चेयरमैन साहब से बात कर लेते हैं। तो चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब से, कि हसन बख्शी साहब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि 2019-20 का बजट आ गया, इसमें जहाँ के हर शोबे पे टैक्स का नफाज किया गया, तकरीबन आप समझें लोग कह रहे हैं चीखें निकल गई, और एक मोची से लेकर और एक बड़ी दुकान तक में हर पे छोटे बड़े जो टैक्सेस थे वो उनके नफाज हो गया। गो के अभी ये कंफर्म नहीं है, कौमी असम्बली में इसकी जो बहस मुबासा वो जारी है। आप कैसे देखते हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ पे जो टैक्सेस लगे उस टैक्सेस के हवाले से आपकी अपनी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। देखिए 2019 और 20 का जो बजट है ये अमूमन वो बजट है जो तमाम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिफ़िकल्ट बजट होगा, और इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में जा रही है। मैं अनचार्टर्ड टेरिटरी इसलिए कहता हूँ कि उन इलाकों में अब टैक्स करने जा रहे हैं या रेगुलेटेड बिज़नेस करने जा रहे हैं जो जहाँ पिछले 71 साल से ये नहीं था। तो हम एज एन पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। हम जहाँ तक हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह आप इससे पहले गेन टैक्स था 10, 7.5 और 5%, और जिसकी मुद्दत 3 साल थी, अब इन्होंने बढ़ा के जो प्रपोज़ किया है बिल्टअप प्रॉपर्टी पे 5 साल और ओपन प्लॉट पे 10 साल। ये बहुत बड़ा चेंज है, 3 साल से 10 साल ले जाना बहुत बड़ा चेंज है। और उस पे जो टैक्स होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखिए अगर आप बोलें तो अब इसमें जो स्पेकुलेटिव काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए कोई भी स्पेकुलेशन वाला प्लॉट लेके 10 साल या 5 साल होल्ड नहीं करेगा। इसके बाद ये कहते हैं कि हम इसको मार्केट रेट पे ले आएंगे 85%। जो मार्केट रेट है ये भी कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं, हमेशा में मालूम है। डीसी रेट था एक, उसके बाद 2 साल पहले एफबीआर रेट मुतारिफ़ कराया गया, उसको फिर कुछ परसेंट 20% बढ़ाया गया, बट वो भी एक्चुअल रेट से बहुत फ़र्क था। इसके बाद तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि 2 साल से 236W एक टैक्स था बजट में जो 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे ये था कि अगर डीसी रेट आपका 100 रुपये है और एफबीआर रेट 300 रुपये, तो वो 200 रुपये का जो डिफरेंस है उस पर गवर्नमेंट 3% टैक्स लेती थी और उस अमाउंट की रिकन्सिलिएशन नहीं पूछती थी या सोर्स नहीं पूछती थी। इसके बाद चौथा ये जो मैंने आपको कहा कि ये करने जा रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स को, कैपिटल गेन टैक्स को अब ये वो 10, 7 और 5 के रेशो से निकाल के
आपका जो इनकम टैक्स का रेशो बनता है जो मैक्सिमम 35% है और मिनिमम 2-5% होगा, उस पर टैक्स करेंगे। एक अच्छी चीज़ जो हमारे लिए होने जा रही है, जो हम बहुत 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने हमें कबूल किया है कि फ़ाइनल टैक्स रिजीम हमें देंगे। फ़ाइनल टैक्स रिजीम से हमारा ये प्रपोज़ल था कि हम पहली वाहिद इंडस्ट्री हैं आबाद या हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख के दिया कि हम 100% रेट ऑफ टैक्स बढ़ाने को तैयार हैं, जो 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और हर कंसेक्यूटिव ईयर 50% बढ़ाने को तैयार हैं। बट हम किसी किस्म की अंडर हैंड डीलिंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कोई टैक्स का बाबू, FBR का बाबू हमें तंग करे, हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। फंडामेंटली जो हमें बताया गया है कि वो इस पर एग्री कर गए और वो उसको लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा कि गुज़िश्ता जो बजट था 2018-19 का, जिसको मुफ्ती इस्माइल साहब ने मुस्लिम नून ने पेश किया था, उस बजट को और मौजूदा बजट में अब क्या डिफरेंसेस देखते हैं कि वो बजट आपके लिए ज़्यादा अच्छा था या इस बजट में मुस्तकबिल में आपके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, वो बजट बेसिकली वो था जैसे एक सिस्टम चल रहा है। अब जैसे इन्होंने इस बजट में स्टील सेक्टर पे 13% से सेल टैक्स बढ़ा के 17%, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी सीमेंट पे भी बढ़ाई उन्होंने। तो अगर ये जो 13% से 17% का जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, तो ये 7,000 रुपये टन आ रहा है 2 महीने। देखिए, इसको भी मत भूलिए कि ये पिछले 2-3 महीने में डॉलर भी तकरीबन 25-30% महंगा हुआ है। तो स्टील का रॉ मटेरियल इंपोर्टेड, हर चीज़ यहाँ पर इंपोर्टेड है। हम दरवाजे बनाते हैं, उसके लिए लकड़ी बेशतर इंपोर्टेड आती है। आप नाम ले लें, पेंट बनाते हैं, उसके लिए इंपोर्टेड आती है। तो हर चीज़ पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, अब जो सरिये के आज दाम है 1,10,000 रुपये, और मैं समझता हूँ नेक्स्ट 4-5 दिन में ये 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। तो जब इतना महंगाई होगी तो हमारे तो देखें, एक लाइफ होती है ना प्रोजेक्ट की 4 से 5 साल, कंसीव करने से अप्रूवल से बनना वो 6 साल लग जाते हैं। तो जब हम कॉस्ट ही कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले फिल फॉर इस पर नज़र करना चाहिए कि एक ये डॉलर का प्राइस कहीं फिक्स होना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई मैनेज करना पड़ेगा रेट। इस तरह ओपन छोड़ेंगे, कल 150 है 160 हो गया, कैसे इंडस्ट्री कैसे करेगी? लेकिन ये तो मेरे ख्याल में 70 साल से होता चला है। तो हर बजट आता है, उस बजट में उस चीज़ की कीमतें ज़्यादा होती हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और मेरा ख्याल है कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बिलाल साहब, देखिए, मुआशी दोस्त बजट कहें आप इसको। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं फंडामेंटल चीज़ बोल रहा हूँ आपको। देखें, डॉलर का प्राइस मैनेज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करके किसी भी लेवल पे। कैसे करेंगे? IMF उसको तो राजी नहीं है ना, उसने तो उसको फ्री किया हुआ है। इसी चक्कर में तो उन्होंने बाकायदा स्टेट बैंक गवर्नर लेकर आए। देखिए, मार्केट फोर्सेस भी है ना, गवर्नमेंट बहुत बड़ा, एक गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा नाम है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, अगर मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं नहीं लगा सकता। मैं LC किस रेट पर खोलूँगा, LC सरेंडर किस रेट पर करूँगा, कैसे होगा? देखें, उसके बाद बैंक का इंटरेस्ट रेट आज 15-16% हो गया, और अब फिर 1-1.5% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, 17% पे क्या कोई आदमी किसी फ्लैट के लिए कर्ज लेके वापस कर सकेगा, या मैं किसी इंडस्ट्री के लिए कर सकूंगा? तो ये तो हाउस बिल्डिंग के भी जो रेट इंटरेस्ट उसमें भी इजाफा होगा जी, बैंक के साथ हो चुका, जो काइबोर है। जी, वो सब हो गया। वो आज आप HBFC से भी कर्जा लेंगे तो 15 से 16% पर एनम पे मिलेगा। तो ये, और आम आदमी की रियल इनकम कम हुई है। देखिए, ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। अगर ये फ्री हैंड देंगे, अगर IMF, लोग कहते हैं IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, मुमकिन है होगी, बट गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हर साल 24 लाख लड़का लड़की आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम 12 लाख भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। पहले ही 12 लाख का डिफिसिट है और जो इतने साल का डिफिसिट है। तो इन लड़का लड़की को अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, जायज़ इनका राइट है, कोई भी गवर्नमेंट फेवर नहीं करेगी, ये उनका राइट उनको मिलेगा। तो ये अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, महंगाई होगी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये एक क्योस और एक अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगा। देखिए, और कुछ लोग पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बदकिस्मती से इर्द गिर्द दुश्मन भी बहुत हैं। आप देखिए, बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान फेल हो, तो वो हमारे अंदर भी कुछ लोगों को ख़रीदते हैं और ये अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कर रही है ठीक कर रही है, पर स्टेक होल्डर्स को बिठाए, जो जेन्युइन बात है उसको सुने और उस पर अमल दरामद करे। देखिए, ये रन तो बिजनेस कम्युनिटी नहीं करना है ना, ये जो 5,000 तो आपसे एज ए स्टेक होल्डर उन्होंने मशवरे नहीं किए? देखिए, कुछ मशवरे किए थे, बट हमें ऐसा लगता है कि इतने ओवर ऑक्यूपाइड हैं कि अगर 20 मिनट में पूरी इंडस्ट्री का मशवरा हो नहीं सकता।
देखिए कोई भी हम एक सेक्टर को वो करते हैं ना रिप्रेजेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वो सेक्टर है जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन भी है कि अगर कोई पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग है। चले, आपकी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं मोहसिन शेखानी साहब से पहले गुफ्तगू कर लूँ। मोहसिन भाई, बात ये है कि आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या सिर्फ कराची तक ही महदूद है कि और पाकिस्तान में? ऑल ओवर पाकिस्तान है। तो इसमें क्या है आपकी अपने स्ट्रक्चर क्या है आबाद का, कि क्या जो एक इस्लामाबाद में बिल्डर है या एक लाड़काना में बिल्डर है या हैदराबाद में बिल्डर है, उसका कहाँ तक आप लोगों के अपने मेंबर्स की तादाद कितनी है और उन पर आपका कंट्रोल कितना है? देखिए, जो बेसिकली मेजर इसका स्ट्रक्चर कराची से स्टार्ट हुआ था। जी बिल्कुल सही। और फिर हमारा दो रीजन है, एक नॉर्दर्न रीजन है, एक साउथर्न रीजन है। ठीक है। और नॉर्दर्न रीजन हमारा पूरा आपका इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, ये नॉर्दर्न रीजन। साउथर्न रीजन में पूरा सिंध हमारा, और एरिया आ जाता है बलूचिस्तान आ जाता है, सिंध और बलूचिस्तान। तो हमारे इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लीजिएगा कि नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन की बात करें तो इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन है वो मेरे ख्याल में आपका नॉर्दर्न की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया बनस्बत साउदर्न के मुकाबले में। अभी शिफ्ट हो रहा है काफ़ी ड्यू टू द कोर्ट के जो डिसीजंस आए। जब आप कहीं बैन कर देंगे, कहीं एक्टिविटीज़ को रोक देंगे, लास्ट 1.5 साल से कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। जो पहले हमारे बैन लग गया कि हाउसिंग हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनेगी, जो इलीगल बिल्डिंग बन रही है उस पर हमने बैन लगा दिया। और 1.5 साल के बाद दोबारा एक फैसला आया कि ठीक है आप सही हैं, दोबारा वहीं से शुरू करें जहां आपने से ख़त्म किया था, या दोबारा वही एक्टिविटीज़ होगी। कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। एक पानी के इशू को हम लेके चले। ऑल ओवर पाकिस्तान तो नहीं हुआ, ये सिर्फ तो मेरे ख्याल में सिर्फ कराची में हुआ ना, सिर्फ कराची में हुआ। उसके बाद दोबारा एक नया ऑर्डर आ गया, फिर उसमें वही क्या है पुराना कराची। बेसिकली हाई राइज कंस्ट्रक्शन पूरे पाकिस्तान में मेजरली 70 to 75% कराची में होता है। इसलिए कि अपार्टमेंट में रहना, अपार्टमेंट में बनना, ये सब कराची की सोच है। और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के होते हुए एक बेसिक लोगों का कि हाँ यार इस तरीके से रहा जाता है एज कम्पेयर टू पंजाब में जाएंगे। मेंबर्स कितने होंगे थोड़ा सा ही मुझे बता दीजिएगा टोटल? हमारे 1000 प्लस मेंबर्स है ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर इसमें ये है कि जो बिल्डर्स जो आपके काम कर रहे हैं, जो मसाइल है, मुश्किलात है, परेशानी, वो आपसे सेंट्रल तौर पर रजू करते हैं या नॉर्दर्न वाले अपने फैसले करते हैं, साउदर्न वाले अपने फैसले करते हैं? बेसिकली होता यह है कि कुछ इश्यूज ऐसे हों जो यहाँ से पर्टेन करते हैं फेडरल से, तो वो हमारे से कांटेक्ट में रहते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोकली होते हैं तो वो वहीं टाइम होते हैं। हैदराबाद सब रीजन है हमारा, जैसे हैदराबाद के अपने इश्यूज होते हैं जो लोकली वहाँ पे वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कहीं स्विगेस का इश्यूज है, सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल का है, तो वो फिर कराची आ जाता है। बिल्कुल। अब हम छोटा सा मतलब कि मैं आपसे ये पूछ लूँगा कि आबाद आपके जो आपने टेक ओवर किया आबाद को, और आप काफ़ी नौजवान थे, आपसे पहले के लोग भी थे जो काफ़ी तजुर्बेकार भी थे, बुजुर्ग भी थे। आबाद का जो फ्रॉम द मतलब कराची की जो हम बात करते हैं, तो आबाद को आप क्या समझते हैं कि 10, 15, 20 साल के अंदर आबाद ने कितना काम किया और आबाद अभी कहाँ खड़ा है? देखिए, जब शुरू हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम 1972 जी, और बड़े लोग थे उसमें, मजहर साहब मेमार वाले, अल आज़म वाले, उनकी ही मेहनत से आप हसन एसोसिएट, मतलब मस्ती खान, ये फाउंडर मेंबर थे जिनकी वजह से ये एक स्टार्ट हुआ इंडस्ट्री और हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई अथॉरिटीज नहीं थी 72 से पहले। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह सब वो सारी चीज़ें यहीं से डिज़ाइन हुई। और एक ज़माना था कि सिर्फ 70 हज़ार रुपये का अपार्टमेंट अनाउंस होता था, जिसमें से 30-40 हज़ार रुपये लोन होती थी, 30 हज़ार रुपये लोग देते थे। और यही अपार्टमेंट आज 70 लाख का 1.5 करोड़ रुपये का हो गया। तो एक सिचुएशन चेंज हुई और आज वो जाके इस तरह, मतलब जितने अभी हाउसिंग सेक्टर है और जितना प्लान है वो आबाद के लेवल से ही शुरू हुआ है 1972 से। उसके बाद बीच में कुछ चीज़ें या एक्टिविटीज़ कम हुई थी। हम मेरे ख्याल से कुछ 7 से 8 साल से हमारी पूरी टीम, मतलब ये कि आप समझते हैं कि जो माजी के मुकाबले में अभी आबाद के अपना विजन जो है वो सही है? बिल्कुल सही है। आबाद को वक्त के साथ चीज़ों को ग्रो करना है, पूरे कंट्री को ग्रो करना है। एक वक्त था जब ये एक्टिविटीज़ नहीं थी, पॉपुलेशन इज़ टोटली डिफरेंट। आज की पॉपुलेशन टोटली डिफरेंट, 20 साल के बाद आने वाली पॉपुलेशन टोटली डिफरेंट है। जो अलार्मिंग सिचुएशन है और ये मतलब आप निज़ामी साहब के दौर में देखें तो 12% कच्ची आबादियाँ थी, मतलब इस कोई पुरानी चीज़ें नहीं है। आज 50% कराची में कच्ची आबादियाँ हैं। तो जब आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप प्लान चीज़ें नहीं देंगे, आप स्कीम्स नहीं देंगे आप लोगों को, मतलब वो
तो कहाँ जाएंगे? मतलब फिर यही चीज़ें होंगी, और जब कच्ची आबादी किसी मुल्क में 70% प्लस हो जाती है तो एक खाना चंगी हो जाती है। कच्ची आबादी का मोहसिन साहब, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि उसमें कुछ सियासत भी इन्वॉल्व है, उसमें कुछ सियासी नज़रिए भी थे जिसको कच्ची आबादी कायम की गई, वो अपनी जगह। हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर की जो हाउसिंग स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, उसके हवाले से आबाद का अपना क्या विजन है और कहाँ पे हैं आबाद? देखिए, आबाद मेरे ख्याल से लास्ट 5 साल से अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ के हवाले से स्टेट बैंक, इसलिए कि फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टेट बैंक को कहीं ना कहीं लोगों को लोन देना है, तब जाके वो चीज़ें होंगी। कोई कम रेट पे, मतलब ये मार्केट रेट पे लेने वाले लोग नहीं हैं। आपको कहीं ना कहीं पहला घर दुनिया भर में बड़ा फैसिलिटेशन होता है। लाइक सरजानी जब कायम हुआ था, सरजानी टाउन जब कायम हुआ था, तो वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं हम उसको ट्रीट करेंगे। उस वक्त मेरे ख्याल में 85,000 या लाख रुपए में, 60,000 रुपए में वो हुआ था, और आज उसकी कीमत लाखों में चली गई। तो उस किस्म की स्कीमें आप लाना चाहते हैं? डेफिनेटली उसी किस्म की स्कीमें होनी चाहिए। तो उसमें मतलब कोई वर्किंग हुई, कोई इब्तिदा हुई? बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट जो 5 सालों में हुई हैं वो काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई है, और इसी विज़न को जब इमरान खान आबाद हाउस आए थे और वही सारी प्रेजेंटेशन हमने दी थी, और उन्होंने इसको कहा कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेके चलेगी, और हमारा उन्होंने तो अपना नारा भी इसी से बनाया, 50 लाख घरों से और 50 लाख करोड़ों नौकरियों से। गुफ्तगू के सिलसिले जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अली साहब, मोहम्मद अली साहब तो अभी तक कुछ बोल नहीं सके, इसलिए वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो उनसे भी उनके नज़रियात को जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट में आज हम आबाद में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में हाउसिंग इंडस्ट्री की जो मसाइल और मुश्किलात हैं उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और मेरे हमरा जो हैं मोहम्मद हसन बख्शी साहब, मोहम्मद अली साहब और मोहसिन शेखानी मौजूद हैं। वक्फे में जाने से पहले हम मोहसिन शेखानी से गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ी सी बात जो नस्तशी रहेगी उसको बता दीजिएगा कि सिर्फ कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की नज़रियात को इमरान खान ने एक्सेप्ट किया। इमरान खान ने फिर उसके बाद पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई, और उसके बाद मेरे ख्याल में 50 लाख घर की तामीरात के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में जो है अब उन्होंने काम भी शुरू किया। तो इस हवाले से इसमें आप लोगों का क्या किरदार है? देखिए, मेजर जितने भी कंस्ट्रक्शन होनी है वो प्राइवेट सेक्टर ने करनी है। पॉलिसीज़ आनी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पॉलिसीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने देना है। जो फाइनेंस की पॉलिसीज़ है वो स्टेट बैंक ने देनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी बन गई ना, एक अथॉरिटी बन गई है, तो अथॉरिटी सिर्फ नहीं उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, हाँ, उसकी पॉलिसीज़ से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? हम काफ़ी चीज़ों में साथ हैं, मतलब हम मशवरे भी दे रहे हैं, चीज़ें भी चल रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद करना चाह रही है, जिससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हमारा सिर्फ यही कहना होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसीज़ दे दें, और आप क्या चाहते हैं, हमारी सोच है। तो वो तो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ही बन रहा है ना? डेफिनेटली अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, चीज़ें लम हो रही है। देखिए, बेसिक डोमेन, लैंड डोमेन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इज़ नॉट फेडरल सब्जेक्ट। तो आपको जब ज़मीन की या हाउसिंग की बात आती है तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ता है। सिंध के इशूज़ आपके लिए तो सिंध से बाहर तो दरवाजे खुले हैं ना? नहीं, वहाँ भी खुले हुए, और ऑलरेडी हमने अभी पंजाब में भी डिफरेंट मिनिस्टर से, गवर्नर से, सबसे मुलाकातें हुई, मीटिंग भी हुई, 1-2 प्रपोजल्स से हमने उसको एग्री किया। अब वो प्रोसीजर सारे बना रहे हैं। देखिए, आज के हालात में ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप ऐसे ही जॉइंट वेंचर कर ले, बाकायदा उसको पब्लिश करना है, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करना है, उसमें नैब के इश्यूज़ होते हैं, बाद में प्रोजेक्ट के इश्यूज़ आते हैं, अगर कोई डिले हो जाता है तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि लोग काम करते हुए परेशान हैं। जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है वो भी चीज़ों मतलब अभी तक ये मतलब कि आप समझिए कि फाइनल नहीं हुआ, अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुई जो होनी चाहिए रूल रेगुलेशन। वो शायद मेरे ख्याल में आफ्टर बजट, मेरे ख्याल है कि उसको 1-2 महीने और लगेंगे। नाज़रीन, मोहम्मद अली साहब जो काफ़ी देर से बैठे हैं, मेरे ख्याल में दोनों गुफ्तगू भी सुन रहे थे, कुछ लंबी हुई गुफ्तगू। मुझे बता दीजिए कि जो एक्सपो होता है, आबाद का एक्सपो, मेरे ख्याल में लाहौर भी हुआ, इस्लामाबाद भी हुआ, कराची में भी हुआ, तो इस एक्सपो में जो आप करते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं? इससे जो एक्सपो में सबसे पहला जो हम लोगों को एक्सपो का एक्चुअली देखें जो विज़न था हमारा, ये भी मोशन मैंने एक विज़न दिया था हमको। हमने पहला एक्सपो कराची में 2014 में किया था, और उसके बाद 2016 में, फिर 17 में इस्लामाबाद और कराची दोनों में किया, फिर 18 में इस्लामाबाद में किया। एक्सपो से लोगों को पता चलता है कि ये आबाद के बिल्डर हैं, ये बिल्डर रजिस्टर्ड बिल्डर हैं, और प्रोजेक्ट आते हैं, लोगों को एक ही छत के नीचे सब चीज़ें मिल जाती हैं कि अगर बुकिंग
किसी को फ्लैट चाहिए 3 बेडरूम का, 2 बेडरूम का, 4 बेडरूम का, वो एक ही जगह पे आता है। हर जगह पे मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है वो पता चल जाता है, कौन सी टाइल्स लगा रहे हैं, कौन सा रंग कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से डोर लगा रहे हैं, कौन से एल्युमिनियम लगा रहे हैं। तो एक्सपो से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और लोगों को अवेयरनेस आ जाती है कि कौन बिल्डर किस तरह का है, कौन सही है, कौन नहीं है, सब ये पता चला। और इससे हमको भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है काम की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछा था, आपकी दुबई में मेंटेनेंस कंपनी भी है, कराची में भी आप बिल्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं। दुबई की कंस्ट्रक्शन और कराची में या पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको कैसे आप डिफर करेंगे? देखिए, अब इस वक्त जो कराची में पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन जो रनिंग प्रोजेक्ट की हो रही हैं, ऑल्दो वैसे तो हमारे यहाँ पे बैन लगा हुआ था, जो तकरीबन 22 महीने रहा हमारा बैन, लेकिन जो किस किस्म का बैन रहा हो? पानी के हवाले से? पानी के हवाले से जो रहा, थ्री गैस के पानी के हवाले से ज़्यादा था। तो वो बैन की वजह से कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए थे सिर्फ वही कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है इस वक्त। कराची की क्वालिटी मैं बात कर रहा हूँ कि दुबई की जो क्वालिटी है, मैं दुबई में मैं दूसरी लग्जरीज की बात नहीं करता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, टाइल्स हैं, बाथरूम की फिटिंग्स हैं, दरवाजे हैं, नॉर्मल फ्लैट की, वो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की है और बहुत कम प्राइस में उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उसकी कॉस्ट आप अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान के अंदर जो जिस कॉस्ट में दुबई में मिल रही है उसी कॉस्ट में अगर कराची में लेते हैं या पाकिस्तान में लेते हैं तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन जो है बेटर देन दुबई। बिल्कुल बेटर देन दुबई, बिल्कुल बेटर। लेकिन लोगों को एक शिकायत रहती है कि हमारे बिल्डर जो फ्लैट बनाते हैं उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो पानी का सिस्टम होता है या जो सीवरेज का सिस्टम होता है, वो बड़ा नाक़िस होता है। उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए बिलाल भाई, बात यह है कि ये चीज़ें वक्त के साथ सब सही होती हैं और मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि हम इंसान सीखता रहता है हर वक्त। और अभी पिछले 3 साल से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की हो रही है वो कंस्ट्रक्शन। मतलब दूसरा है कि अगर एक और हमारा एक इशू चल है, मतलब वो अगर कॉन्डोमिनियम्स एक्ट हमारे एक बने हुए हैं 2014-15 के, आई थिंक, अगर वो अप्रूव हो जाते हैं SBCA से, तो उसमें भी और ज़्यादा क्वालिटी हम उसको क्वालिटी को जो है वो दोबारा और ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी बिल्डर की आ जाती है उसके ऊपर कि वो ही बिल्डिंग मेंटेन करेगा अपनी, और वो बिल्डिंग को ही हैंड ओवर नहीं करेगा पब्लिक को हैंड ओवर हो जाती है तो फिर उसके अंदर खामियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बिल्डर के पास होगी तो वही जवाबदेह होगा और मेंटेनेंस बिल्डर के पास आ जाए। अच्छा, मतलब कि आप उसको जो है वो जो अलॉटीज है जी उसके पास नहीं देंगे, आप बिल्डर के पास। और ये अब हमारे कुछ बिल्डर कर भी रहे हैं, उन्होंने वो एक्ट तो अपनी जगह पर, लेकिन वो खुद अपनी बिल्डिंग को खुद मेंटेन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्वालिटीज बेहतर होती जा रही है। बात दुरुस्त है आपकी बात, इससे बेहतर भी रहेगा। बख्शी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ ही आऊँगा। आप पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मेंबर भी हैं, टास्क फोर्स के मेंबर हैं। मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने आबाद पे जो है बहुत मतलब रिलाय किया कि उन्होंने आपको भी इसमें शामिल किया। क्या काम हो गया, कितना काम हो गया? बातें तो 6 महीने से सुन रहे हैं हम कि ये होगा, कहाँ तक पहुँचे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई हाउसिंग की, आबाद को भी मेंबरशिप दी उसने, और मैं आबाद को, वो तो उनकी मजबूरी भी थी ना। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए, अब हुआ ये कि 18वीं तरमीम के बाद हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन हो गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो 80% एक्टिविटी होती है ना, वो होती है कराची से, और कराची से जब वो लहर जनरेट होती है उसके आफ्टर इफेक्ट्स जाते हैं पंजाब में, इस्लामाबाद में, KPK में और कोयटा में। आपको पता है सिंध में पीपल्स पार्टी रूलिंग पार्टी है और फेडरल गवर्नमेंट है PTI की, उनकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ हैं। तो उस तरीके से ये हाउसिंग अभी तक इफ़ेक्टिव सिंध में नहीं हुई है, जिसके समरात जो हैं सिंध के लोगों तक, और उस जो एक्टिविटी कराची में होती है उसके समरात पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। मेरे सक्कर में तो ऐलान किया है, नहीं ऐलान ज़रूर किया है कि पूरे पाकिस्तान, देखिए ऐलान कर दें, ज़मीन भी हो, नक्शे तो पास करेगी प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब आ गया अगर कुछ बात मोहसिन को तो आपके जहन में आ रही है तो बोलते जाइएगा। हाँ, मतलब कि तो बख्शी साहब बोल रहे तो मैं खामोश रहूँगा। अच्छा, तो लाहौर में एक्टिविटी शुरू कर दी है, और लाहौर में चूँकि PTI की अपनी गवर्नमेंट है तो एक बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन हो जाता है जब फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो तो KP और पंजाब में उनको तो कोलैबोरेशन अच्छी मिल रही है। तो ज़मीन भी वहाँ से एड्रेस हो गई, ज़मीन मिल रही है,
लॉज भी वो अमेंड कर रहे हैं। मेरे पास LDA ने लॉज भेजे हैं कि हसन भाई ये लॉ हम बना रहे हैं, आप देखें इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। 1 महीने में हम आपको इसको अप्रूवल भी कर देंगे और स्टेट लैंड भी देंगे स्टैगर्ड डेफर्ड पेमेंट पे। यकीनन चूँकि हमारे 85% जैसे मौसम भाई ने कहा वो बिल्डर वो हैं जो कराची में। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे पंजाब है, पंजाब में फ्लैट का सिस्टम जो है उनके अपने कल्चर से थोड़ा सा बहुत मैच नहीं करता, लेकिन अब देखा कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी इम्प्रूव हो रहा है। इस्लामाबाद है, फ्लैट है। आप जो बात कर रहे हैं कि अफोर्डेबल जो हाउसिंग होगी, कि ये क्या प्लॉट्स होंगे या फ्लैट होंगे, क्या होगा ये? देखें ये मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये ग्राउंड फ्लोर के मकानात भी होंगे, ग्राउंड +1 के भी मकानात होंगे, ग्राउंड +4 की जिसको लो राइज कहते हैं वो भी होगी, ग्राउंड +8 भी होगी। और ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, ये हाउसिंग फॉर ऑल है। मतलब आपकी अफोर्डेबिलिटी फर्ज करें 50 लाख की है, मोहसिन भाई की 1 करोड़ की है, मेरी 30 लाख की है, तो हम सबके लिए हो गए। ये एक पैकेज है। हाँ, जो जितनी चादर उतनी जितना हाँ देखिए, ये तभी तो इसमें सब आके ले सकेंगे ना। सिर्फ आज उसके लिए यकीनन वो बहुत बड़ा सेगमेंट है जो गरीब है, पर आज एक दरमियाना तबके का आदमी जिसकी 2 लाख तनख्वाह है, और 2 लाख तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह है पाकिस्तान में, वो भी आज अपना मकान नहीं ले पा रहा है। या तो उसके पास उसके वालिद की छोड़ी भी कोई प्रॉपर्टी है या कोई सेविंग है, ये तो ही ले सकता है। अदरवाइज़ तो देखें अभी जो बड़े शहरों में एक मकान एप्लीकेबल है ये सिर्फ मंसूबा ही रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह ये एप्लीकेबल होगा। और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने, मुझे तो पता नहीं क्यों महसूस होता है कि ये अभी तक इतने दावों के बावजूद इसकी बुनियाद भी नहीं रखी गई है। नहीं, मैं आपको अपनी बुनियाद मैंने आपको बताया, बुनियाद से मुराद तख्ती तो उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। नहीं, मैं आपको ये बताऊँ, देखिए जैसे बताया भी कि नैब वैब जो है ना, देखिए अभी तब्दील है। जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, जब तक वो वेट नहीं होंगे उन इदारों से, कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी नहीं काम करेगा। क्योंकि देखिए एनेबलिंग इन्वायरमेंट देगी गवर्नमेंट का हमारा ये कमिटमेंट है कि गवर्नमेंट खुद काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को वो चांस देगी कि वो अपना काम करे। गवर्नमेंट का काम पॉलिसी देना है, एनेबलिंग अभी तक पॉलिसी नहीं दी उन्होंने? नहीं, मैंने कहा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पंजाब में दे दी है, इस्लामाबाद में दे दी है, बलूचिस्तान में दे दी है, KPK में दे दी है। एक्चुअल जब सिंध में काम होगा ना, उसका एक जैसे एक शोर ही अलग होगा। ये एक कुदरती इंतजाम है। अच्छा, एक बार बता दीजिए कि ये मनसूबा शुरू होता है तो ये गरीब आदमी को कम से कम कितने पैसों में उसकी जो अपने घर हो जाए? मैं चाहे 2 कमरे को या 3 आपको कमरे को। थोड़ा सा इसको यहाँ ऐड करूँ जो पहले मैं कह रहा था। देखिए अभी सिंध गवर्नमेंट ने अपना एक्टिवेट किया है बेनज़ीर शहीद हाउसिंग को, उसमें भी उनका यही प्रोग्राम है लो कॉस्ट हाउसिंग देने का। मैं समझता हूँ अगर सिंध गवर्नमेंट उसको भी टारगेट करे तो ये एक बहुत, आप लोगों को शामिल किया? जी हमको शामिल किया है, मैं उसका मेंबर भी हूँ। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। नहीं देखिए, हम तो काम करने वाले हैं। दुनिया में हर जगह एंटरप्रेन्योर को, रिस्क लेने वाले को इनकरेज किया जाता है और उसको लिया जाता है साथ डिसीजन मेकिंग में। तो इसमें कुछ हुआ बेनज़ीर शहीद? मैं समझता हूँ अब होने जा रहा है। तो कराची में भी है या सेंटर? सर कराची में भी एक 50 एकड़ की ज़मीन है, खैरपुर में एक 100 एकड़ का प्लॉट है। अब देखिए एक जहन बन गया ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये काम, कंपटीशन होगा कराची, सिंध में और पंजाब में कंपटीशन होगा, सिंध में और KPK में। जो बेस्ट सहूलतें देगा वहाँ पर एंटरप्रेन्योर जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ये किसी की वो नहीं कि कहीं एक जगह रहेगा। हम तो कहते हैं इसी किस्म का फेयर कंपटीशन होना ही चाहिए। जब सूबों को ये पता लगेगा ना, रैंकिंग भी हो जाएगी शहरों की कि ईज़ ऑफ डूइंग में फ़र्ज़ करें एक शहर को 10 पे 8 मिल रहे हैं, दूसरे को 6 मिल रहे हैं, तो बिजनेसमैन भी बोलेगा यार वहाँ चलो जहाँ 8 मिल रहे हैं। तो मतलब ये मोहसिन भाई, चाहे वो सूबाई हुकूमत शुरू करे बेनज़ीर या गवर्नमेंट पाकिस्तान शुरू करे अफोर्डेबल हाउसिंग उसकी, आप क्या समझते हैं कि इससे लोगों के मसाइल हल होंगे या सिर्फ एक सियासी इशू है? ये मसाइल हल होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये कहूँ कि वो तलखी आज आप में आ नहीं रही जिस तरह आप शुरू करते हैं। आप बड़े सुकून में लेके चल रहे हैं। मैं सुकून में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मुझे भी अंदाज़ा है कि इस वक्त हर आदमी उलझा हुआ है। मुझे नहीं पता चल रहा है, इसलिए कि ये मुझे जो हसन बख्शी साहब ने जो बात की या अली साहब से बात हुई, इस अंदाज़ा मुझे ये हो रहा है कि जो 10 लाख का एक बंदे ने फ्लैट आज से 6 महीने पहले जब बुक किया था, अब मेरे ख्याल में बिल्डर जो उसमें कम से कम जो इन हालात में 5 लाख या 3 लाख 2 लाख रुपए की एडिशनल जो है वो बिल थमाएगा। सिर्फ आपको ये बताऊं, इस बजट से जो डिवैल्यूशन हुई और ये बजट आया, कॉस्ट 25 से 30% डिफरेंस हो गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। अच्छा। एक लो कॉस्ट में हम सोच रहे थे 1500 रुपये आएगी पर स्क्वायर फीट, हम 700 स्क्वायर फीट का देंगे, हमें जो कॉस्ट आएगी वो 14 लाख रुपए, मतलब
आनी चाहिए 1500 रुपये के हिसाब से, तो आज वो 25% बढ़ रही है। इसलिए कि हमने कोई चीज बना के देनी है ना, इम्प्लीमेंट एक दिन में तो नहीं बनता। 1425 रुपए हो जाएगी नहीं यार, 1500 की बजाय 2000 रुपये 2000 रुपए मुझे 2000 रुपये हो पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट मतलब ये वो कॉस्ट है जो हमें इन हाउस सिर्फ कंस्ट्रक्शन आ रही है, 20-22 लाख रुपए बढ़ गई। उसकी डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट, उसकी प्लॉट कॉस्ट इज डिफरेंट। हमें सब चीजें देखनी है ना, आप लो राइज बनाएं या आप ग्राउंड प्लस ग्राउंड स्टोरी बनाएं। नहीं, मेरा कहना का मकसद ये जो आपसे पूछना मकसद है कि सूबाई और जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ये सिर्फ सियासी इशू है या आप समझते हैं कि ये एप्लीकेबल होगा, इसलिए कि आप लोग प्रैक्टिकल में? मैं समझता हूँ अब एप्लीकेबल करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो आप बस्ट हो जाएंगे, ये लोग रोडों पे आ जाएंगे। जो चीज़ें अगर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी फूड की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे पानी की शॉर्टेज है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, लोग रोडों पे आते हैं रोज़ना। तो यही वाली पोजीशन है, अब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक देखिए, ये वो इंडस्ट्री है, आपको ये समझना चाहिए कि जिसके प्रोवाइड करने से गवर्नमेंट को फ़ायदा है। लेकिन इसमें तो एक और चीज़ भी है ना कि मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिसमें कि KWSB, अब कराची की बात कर लेते हैं, KWSB है, SBC है और मेरे ख्याल SSGC है, उनसे तो हमेशा आप लोगों का एक तनाज़ा चलता ही रहता है। और दूसरी बात ये कि बिल्डर्स भी, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अक्सर जो इल्ज़ाम लगता है वो ये लगता है कि बिल्डर्स जो है वो 6 मंजिल की बजाय 8 मंजिल बना लेते हैं, 10 मंजिल बना लेते हैं, उसमें कुछ थोड़े से एलिगेशन भी आते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि क्या तमाम लोग एक पेज पे हैं या आप लोग भी किसी और लोगों के तंग हैं? देखिए, तमाम लोग एक पेज पे आए हुए हैं, सब लोगों ने, मैं ये समझता हूँ जहाँ भी जिस फोरम पे मैं बैठा हूँ, हर आदमी ये सोच रहा है कि नहीं, हमें हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, हमें इसको ईजी। इदारे भी एक पेज पे हैं? इदारों में प्रॉब्लम्स है, इदारों में प्रॉब्लम्स है, वो हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, वो हमेशा से करते रहे, ब्यूरोक्रेसी अभी भी कर रहे हैं। जहाँ पैसों का चक्कर होगा वो हर्डल्स होगा। जहाँ आपको मैन टू मैन कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं करेंगे, हमने यही प्रपोजल्स दिया हुआ है गवर्नमेंट को कि आप लोगों का मैन टू मैन कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दे, ऑनलाइन सिस्टम कर दे, ऑनलाइन अप्रूवल्स कर दे। सिर्फ यहाँ सिंध में प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्डिंग कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं, यही प्रॉब्लम कैंटोनमेंट बोर्ड का है, यही प्रॉब्लम CDA का है, यही प्रॉब्लम LDA का था, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से बंदा लिया, वो प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो आबाद का उसका चेयरमैन था, उसको उसने विड्रॉ किया उसने, और उसको उन्होंने वाइस चेयरमैन ऑफ LDA बनाया। मतलब उनका सिस्टम बेहतर हुआ? उनका सिस्टम बेहतर हुआ। वो कहते हैं हम आपका अप्रूवल बगैर पैसों के विदिन 3 मंथ्स करके देंगे। उसमें तो खैर मेरा सूबाई हुकूमत की भी किरदार होगा उनकी, डेफिनेटली उसका मिनिस्टर इन ऑन पेज है, उसका फेडरल CM उस एक पेज पे है, तो वो सारी चीजें, और उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड किया, ऑनलाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि हाउसिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के, क्या मेरे ख्याल में हर एक बंदे की जो अपनी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को किस तरह पूरा करेंगे, आज हम अपने बिल्डर जितने भी हमारे मेहमान बैठे हैं इनसे इसका हल भी लेंगे। तो हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट में मैं हाजिर हूँ और आज हम इस प्रोग्राम में हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो भी मसाइल मुश्किलात हैं उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त आबाद हाउस में मैं मौजूद हूँ, मोहम्मद हसन बख्शी, मोहम्मद अली और मोहसिन शिखानी मेरे हमारा मौजूद हैं। वक्फे में जाने से पहले हमने मोहसिन शिखानी साहब से बात भी की, जो उन्होंने तमाम चीज़ें बताई। मैं अली साहब से की तरफ आऊँगा, मोहम्मद अली साहब से बात करेंगे कि एक प्रॉब्लम है, अदारों की बात की मोहसिन शिखानी ने कि अदारों के साथ प्रॉब्लम है, जो भी मतलब कि आप इसको समझते हैं कि इतना खुल के बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि बच्चा बच्चा जानता है क्या प्रॉब्लम है। ये अभी लास्ट जो कराची के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मसला आया, जो बाय बर्थ कमर्शियल नहीं थे, फिर रेजिडेंशियल और कमर्शियल हुआ, वो एक नया आया। आप क्या समझते हैं कि ये मसाइल जो लाए गए, ये मसाइल एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के तहत जो तमाम चीज़ें हुई, तो अभी ये चीज़ें बाकी हैं या ये मामला सॉल्व हो चुका है? देखिए, जो कन्वर्टेड प्लॉट कमर्शियल कन्वर्टेड जो लैंड है वो एक लीगल प्रोसेस से गुजर चुकी है, वो कन्वर्टेड हुई हुई है। और कराची में बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट तो बहुत कम है, इतने प्लॉट नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि जो रोडें डिक्लेयर हुई हुई हैं और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे डेप्थ है काम करने की, यहाँ पे फैसिलिटी। या कोर्ट में आबाद ने अपनी आवाज़ को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया कि कोर्ट ने ये जो फैसले किए कि बाय बर्थ जो कमर्शियल नहीं है उसको दोबारा वो मसले में, आप लोगों की आवाज़ वहाँ कमज़ोर हुई है, क्या मसला हुआ? इसमें मैं थोड़ा सा कह दूं कि बेसिकली आबाद को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, उन्होंने तो यूटिलिटी एजेंसीज को एड्रेस किया।
उन्होंने अफेक्टेड तो आप ही हुए ना, तो आपने इंटरवीन क्यों नहीं किया उसमें? इंटरवीन किया हुआ है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली उनका कहना है कि ये करप्शन हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतने पैसे आ रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या शहर का ये बुरा हाल है, कचरा नहीं उठ रहा, इसमें तो अब आप क्या करें। मतलब ये तो एड्रेस उस लोगों का, अथॉरिटीज़ का था जिन्होंने नहीं की। फेलियर ऑफ अथॉरिटीज़ है ना। आप ये देखें कि लोग इतने हैं उसके, तो अपील पे गए आप? हम अपील में भी गए, एक्सेप्ट भी हो गई अपील, हम लोग उस केस में भी मौजूद है, लेकिन जब तक उनका टारगेट ये चीज़ों को उन इदारों ने बताना है कि हम उसको रेगुलाइज कैसे करेंगे, या पानी की जो शॉर्टफॉल है 650 MGD की आ रहा है, बाकी हमें रिक्वायरमेंट है 400 450 MGD की। आज अथॉरिटीज़ भी बात कर रही है, आज गवर्नमेंट भी बात कर रही है डिसैलिनेशन की, आज हमें भी बुलाया जा रहा है। डिसैलिनेशन, RO प्लांट, मेरे ख्याल में 20 साल से सुन रहा हूँ मैं, ना कोई आपकी बिरादरी सामने आती है, ना पब्लिक प्राइवेट हिस्से में कोई लगाने को तैयार होता है। लास्ट टाइम मेरी वाटर बोर्ड के डिप्टी से बात हुई तो वो कहने लगे उसके अंदर कुछ सियासी हीच है, कुछ रेट का मसला है। तो आप लोग क्यों नहीं आगे आते? एक कंसोर्शियम बना के बिल्डर क्यों नहीं आगे आते, या बिजनेसमैन क्यों नहीं आगे आते? देखिए, हमें आने में यूटिलिटीज गवर्नमेंट की कंट्रोल्स होती है, हमें आने के लिए हमने ऑफर किया है। मेरी बात सुनिए, मैं मौजूद के साथ में यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। IPPs हैं, बिजली पैदा करती हैं, वो बिजली पैदा करके जो हुकूमत पाकिस्तान को भेज देती है, पावर परचेजिंग कमेटी जो अथॉरिटी उसको भेज देती है, अपने पैसे ले लेती है। आप सपोज के डिसैलिनेशन प्लांट है, RO प्लांट है, आप लगाते हैं, आप लगाने के बाद आप एक मुआहदा कर सकते हैं आपके WSP से या गवर्नमेंट ऑफ से कि जो पानी हम आपको देंगे उस पानी को आप जो अपनी जो कॉस्ट आती है वो पैसे ले लें आप। एक लॉ बना ना, पावर बनाने के लिए कानून बना, एक अथॉरिटी बनी, पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी के तहत आपने प्राइवेट सेक्टर को बुलाया। तो बनवाना तो आपका काम है ना सर, आप उनको ऑफर तो देना कि हम आपको। हम ऑफर दे चुके हैं, ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, अब दोबारा शुरू किया है। इधर मैं कह रहा हूँ ना, वाटर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना अथॉरिटी का जी। अब जाके उन्होंने मीटिंग भी की है, अभी रिसेंटली हमारी नेक्स्ट मीटिंग भी है, हमने उनको ऑफर किए कि हम अपने जितने भी नए प्रोजेक्ट है उसमें बायर भी हम बाई करेंगे। बेसिकली किसको बेचेंगे, वो कह रहे हैं बिलिंग नहीं है वाटर बोर्ड की, जिसका उनका रोना। हमने कहा जितने प्रोजेक्ट होंगे 5 years की हम पेमेंट कर देंगे, पब्लिक की भी, इसलिए कि डिलीवर करने से पहले हम पैसे ले सकते हैं लोगों से कि यार ये पानी क्या है, ये तुम्हारे 5 साल का बिल है, ये प्रोजेक्ट है, ताकि उनको लॉन्ग टर्म पानी मिलता रहे। हर आदमी जब घर लेगा तो पानी, बिजली, गैस बेसिक है। ये बिजली की बिल की बात कर रहे हो तो मैं तो अली साहब से पूछूंगा मैं थोड़ा सा। ये अमूमन लोग शिकायत क्या करते हैं कि जब बिल्डिंग फ्लैट बन जाता है ना, जब उन्हें अलॉटमेंट मिलती है, पोजीशन या अलॉटमेंट जो मिला, तो उस वक्त जो है बिल्डर जो इसने बुनियाद रखी थी, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उस वक्त तक के पानी के बिल जो है ना वो अलॉटीज को दे दिए जाते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमारा कनेक्शन लगता है कि नहीं केस आए थे। नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा बिलाल इस पे करेक्ट करूंगा कि हमारा कनेक्शन चाहे इलेक्ट्रिक का हो, चाहे सुई गैस का हो, चाहे वो पानी का हो, वो लगता ही उसी वक्त है जब हम तमाम ड्यूज क्लियर कर देते हैं हमारे। सुई गैस और बिजली का तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन पानी तो आप नहीं सर, ऐसा पानी में भी आपको ड्यूज क्लियर उस वक्त से यूज कर रहे हैं ना सर। इंडिविजुअल बिलिंग करवा के देते हैं, इंडिविजुअल बिलिंग करा के और बकायदा नाम और करा के आज की डेट से करा के दूंगा, जब से पोजीशन लिया है, पहले की नहीं करा के दे सकता। ये शिकायतें आई हैं सर कि उस वक्त की भी बिलिंग बिलाल साहब, मैं आपको बताऊं, ये अभी चेयरमैन साहब सही बताएंगे, 1-2% अबंडेंट प्रोजेक्ट में ये होता होगा, पर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, देखिए बिल्डर के पास एक रिस्पेक्ट ही है जो अच्छा, ये पहले क्लियर समझे। मैं थोड़ा सा उस पर पॉइंट पे बात करूंगा। जस्टिस गुलजार साहब का ऑर्डर बिल्कुल सही है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वो कहते हैं इलीगल, अनऑथराइज्ड, अनरेगुलेटेड बिल्डिंग पे एक्शन करो। ना हम इलीगल बिल्डिंग बनाते हैं, ना हम अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाते हैं, ना अनरेगुलेटेड। ये हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक वो बिल्डर जिसके पास बिल्डर लाइसेंस है, जिसके पास NTA नंबर है, जिसके पास आबाद का मेंबरशिप है और वो फाइलर है। ये वो जो बिल्डर हैं, वो जिसको बिल्डर माफिया कहा जाता है, वो बिल्डर नहीं है, वो ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे शहर में एक उधम मचाया। नहीं, कंफ्यूजन थोड़ी नहीं है ये, आप ये बिल्डिंग बनानी शुरू की, दे आर बिल्डर। ये ऐसा नहीं है। देखिए, हमने ये क्लियर, आप मीडिया की जिम्मेदारी है। हम लोग को 2.5 साल लगते हैं एक प्लॉट के अप्रूवल को। अच्छा, हम इसको डिफरेंशिएट इस तरह कर दें कि जो फ्लैट बना रहा है, फ्लैट साइज, कमर्शियल फ्लैट साइट बना रहा है,
दे कॉल्ड बिल्डर। नहीं देखिए, जिसके पास और जो एनटीएन नंबर है, जिसके पास बिल्डर लाइसेंस है, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी एनटीएन नंबर है, जिसके पास आबाद की मेंबरशिप है, जिसका बिल्डिंग कंट्रोल इश्तिहार देता है अखबार में अप्रूवल का कि किसी को ऑब्जेक्शन है ये बिल्डिंग तो वो बिल्डर है। फ्लोर की, वो बिल्डर है, उसने ऑफिशियल ले रहा है। अगर एक आम आदमी 80 गज का 120 गज का 400 गज का बंगला बना रहा है, दे आर कॉन्ट्रैक्टर, दे आर द ओनर, जिसको उर्फा में हम ठेकेदार कहते हैं। और देखिए इनकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। यही हमने जस्टिस गुलजार साहब के सामने पेश करना है कि सर हम एक बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं, 2.5 साल लगते हैं अप्रूवल में, एक अप्रूवल में 19 एनओसी लगती है। जब तक मेरा अप्रूवल होता है ना, सिर्फ इनकी बिल्डिंग बन चुकी होती है 40 गज पे 8 माले। दुनिया के किस महज़िब मुल्क में बनती है, क्या किसी को नज़र नहीं आती? इसको तलाश कर रहे हैं जस्टिस गुलजार साहब, और हमें आपको उनकी मदद करनी चाहिए कि ये इन्वॉल्व कौन है? तमाम कौन इन्वॉल्व नहीं है, आप नाम बताएं ना। बिल्डिंग एक दिन में तो बनती नहीं है। मैं आपसे यही तो कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती के साथ बन नहीं सकती ना। नहीं, गवर्नमेंट किसको कहते हैं आप? देखिए गवर्नमेंट का काम नहीं है ये, काम है उन इदारों का जिनकी जिम्मेदारी है कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करें। उनकी कनाइवन से बन रही है सर। तो उनके भी जो डीजीज या दो भी उहदेदार तैनात होते हैं वो सियासी बुनियाद पे होते हैं ना। नहीं देखिए, हमने तो तजवीज़ दी है प्राइवेट सेक्टर का आदमी लाके आप बिठा दें, बेस्ट तनख्वाह दें शहर को, हम देंगे 3 साल तनख्वाह। आबाद अपने जेब से देगी, जो पाकिस्तान में बेस्ट आदमी है ना उसको प्रोफेशनल बिठाएं और इस सिस्टम को सीधा। देखिए हमारा बिजनेस तो तबाह हो रहा है, हमारी तो बदनामी इतनी हो रही है कि रिश्तेदारों में भी जाते हैं ना, बोलते बिल्डर आ गया है। कोई खुदा ना खासा पता नहीं रिश्ता जाता है तो भी लोग सोचते हैं। एक्चुअल हम तो, अगर हम इतने मजबूत होते और इतने हम गलत काम कर रहे होते, हम शायर फैसल पे सारा दिन बैठते। हमें फ़ोन आता है कि डंडे मारेंगे, उठाएंगे, हम बोलेंगे हमारा जायज़ काम बंद है, हम नहीं उठेंगे। तो एक्चुअली ये नाजायज़ करने वालों की वजह से जायज़ लोग परेशान हो रहे हैं। और आज पोजीशन ये है लीगल काम बंद है और इलीगल काम भरपूर चल रहा है। और एक बात और ऐड कर दूं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है जाती मकासद के लिए। ये क्लियर तो है। आप लोगों ने इंटरवीन तो हो गए ना, तो जी इंटरवीन हो गए। अब मैं नेक्स्ट हियरिंग में खुद जाके जस्टिस गुलजार साहब से खुद, देखिए वकील लोगों का एक अपना एक मिजाज है ना, वो इतनी बात नहीं करते। देखिए हम इफेक्टिव पार्टी हैं और हम तो कहते हैं हम तैयार हैं, जैसा कोर्ट बोलेगा तैयार है। मुझे आपसे मैं अली भाई से मैं पूछना चाह रहा था, इसलिए कि ये मकामी तौर पर ज्यादा बता देंगे कि सिंपल सी बात ये है कि ये जो पोर्शन बन रहे हैं, अक्सर जो शहर में इस वक्त सबसे ज्यादा जो वबा चली हुई है वो पोर्शन की है कि वो 120 और 80 गज को। लास्ट टाइम मैं लाखाबाद गया तो लाखाबाद में, कासमाबाद में हमने प्रोग्राम भी किया, तो उसमें हमने देखा कि 80-80 गज के मकानात थे। उस 80 गज के मकानात पर 8 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई थी और लोगों को चूंकि वो सस्ता मिल रहा था, वो किसी 25 लाख 35 लाख रुपए में उनको एक वो मिल रहा था, तो लोगों का रुझान उनकी तरफ गया। आपके फ्लैट जो है वो महंगे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान कम होता है। इसके मुतालिक क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा एक आपको चीज़ करूँ, एक बहुत इसके अंदर लॉजिक एक बताता हूँ आपको मैं। एक वो फ्लैट बेचता है करोड़ रुपए का पोर्शन वाला, मैं फ्लैट बेचता हूँ करोड़ रुपए का। मैं अपने फ्लैट में लिफ्ट भी देता हूँ, मैं जनरेटर भी देता हूँ, मैं कनेक्शन भी लेता हूँ, मैं एनओसी भी लेता हूँ, मुझे पार्किंग देता हूँ, फैसिलिटीज़ देता हूँ सारी। मुझे बिल्डिंग बनाने में 5 साल लग जाते हैं, अप्रूवल लेने में 1.5-2 साल मुझे लग जाते हैं, वो 6 महीने में बिल्डिंग बना के चला जाता है। और लोग बोलते हैं कि हम वहाँ ज़्यादा सेफ, उन लोग को लगता है कि जल्दी मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। एक चीज़, दूसरा 72 सोसाइटीज़ हैं कराची की। 72 सोसाइटीज़ आप खाली चेक कर लें जाकर सोसाइटीज़ को, कि उन सोसाइटीज़ के अंदर जो एक उनकी क्वालिटी थी, जो वहाँ पे 1000 गज के घर थे, 1500 गज के घर थे, 2000 गज के घर थे, वो सब टूट के वहाँ पे पोर्शंस बन चुके हैं। वहाँ पे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, पानी का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। पानी का निज़ाम हमारी वजह से नहीं हुआ, हम तो बेटरमेंट चार्जेस भरते हैं गवर्नमेंट को, हम तो बेटरमेंट चार्जेस देते हैं गवर्नमेंट को, बेटर करने के लिए देते हैं। तो इस हवाले से आपने आबाद के प्लेटफॉर्म से कोई आवाज़ उठाई? जी बिल्कुल हमने उठाई, और हमने इस पे पाबंदी भी लगवाई थी पोर्शंस के ऊपर कि हमने, और ये पोर्शन बंद रहे, ये पोर्शंस बंद रहे 6-8 महीने, लेकिन अब दोबारा उन्होंने खोला SBCA ने, बिकॉज के वो पोर्शंस में उन लोगों का फ़ायदा नज़र ज़्यादा आता है उनको। सर क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक स्ट्रक्चर जो हम बना रहे होते हैं 16, 17, 18 पाउंड पे डिज़ाइन होती है बिल्डिंग, और एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है 7 से 8 पाउंड पे। उसके साथ साथ भी टेक्निकल साइड में से बता रहा हूं, टेक्निकल साइड में स्ट्रक्चर भी बना रहा है, वो एक क्वालिफाइड आदमी बना रहा है, एक क्वालिफाइड आदमी बना रहा है, जिसका कंसल्टेंट हायर साइड है, जिसका स्ट्रक्चर इंजीनियर मौजूद है, जिसका पूरा एक क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है। जी बिल्कुल। और वो उस चीजों को रीचेक हो रहा है, अथॉरिटीज को हमें उसके
के क्यूब टेस्ट सारे टेस्ट सारे देने टेस्ट करने हैं होते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ बन रही है रातों रात, ना उस बेचारों को पता, लोगों को पता है कि क्या क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है और क्या स्टील उसमें डाला है, और फिर सिर्फ लोग पैसे देख रहे हैं। लोगों अच्छा, को नजर आता है टाइम घर खत्म हो बना रहा हुआ, उसको वो उसकी स्ट्रेंथ पता ही नहीं है। हाँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा। मैं चलते चलते सिर्फ सबसे पहले तो चेयरमैन साहब से बात करूंगा। चेयरमैन साहब, बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज में बता दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका कोई मुस्तकबिल है? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। थोड़ा टाइम डिफ़िकल्टी आएगी नेक्स्ट 6 महीने साल, बट चीज़ें अच्छी होंगी और लोगों को एक बड़ी कैनवस पे काम करने का मौका मिलेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मुझे फोकस नज़र आ रही है और फेडरल गवर्नमेंट गवर्नमेंट और इंशाल्लाह ताला जिस दिन सिंध गवर्नमेंट ने इसको अपनी प्रायोरिटीज़ में डाल दिया, यकीनन प्रायोरिटी है, पर प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 में डाल दिया ना, आप समझिए इसका टोटल हिसाब चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा काम होगा। मोहसिन भाई, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ सिर्फ सिंध में नहीं, अब पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रायोरिटीज़ फिक्स की जा रही है और मुझे बड़ी खुशी हुई। पंजाब में हमारा चेयरमैन थे वहाँ के, और वहाँ की जो टीम और वहाँ के मिनिस्टर्स और सबको देख के कि वो इस पे फुल्ली फोकस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का अपना फोकस है, सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अपनी मीटिंगों में कहता है, कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह नहीं कहा कि हाउसिंग क्या चीज़ है और कितनी इंडस्ट्री चलती है और कितने लोग हैं। इलेक्शन भी जब वो आया था तो वो सबसे ज्यादा देखिए आज भी वो सेट है, लेकिन हालात और चीज़ें ऐसी हैं। देखिए उस सिचुएशन ऐसी है कि वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही। इश्यूज इंटरनेशनली नेशनली बहुत बड़े इश्यूज आ जाते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें, लेकिन आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी और जिसने ऑफिशियल काम करना है वो रहेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला, इस शहर से नहीं पूरे मुल्क से ख़त्म होगी। आप क्या कहते हैं अली भाई? मैं तो 2 सीनियर लोगों ने बोल दिया तो फिर मेरा तो कोई बनता नहीं है बोलना, लेकिन मैं एक ज़रूर बात बोलूँगा। इस डिफ़िकल्ट, ये इस वक्त जो प्रॉब्लम एक डिफ़िकल्ट टाइम है हम सब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के साथ खड़े हैं और उनके साथ जो मुश्किल होगी उसको मुश्किल को फेस करके एक अच्छा फ्यूचर अपने बच्चों को देंगे इंशाल्लाह। और मतलब ये कि आप ये समझते हैं कि जो पोर्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं और एक लीगल बिल्डर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या कानूनी तौर पे जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन में कुछ हर्डल्स पैदा होंगे? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि पोर्शंस का काम बंद होना चाहिए। ये पोर्शंस का काम बंद होना चाहिए और ये बंद होगा तो आपकी इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। लीगल चीज़ें सामने आएंगी, इलीगल लोग पीछे हटेंगे उससे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और इस पर हम काम कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो आगे वक्त आएगा कि हम इस पर इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे इलीगल को इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। वो कि बहुत सारे और भी सवालात थे जो कि कुछ हम करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो है मुमकिन नहीं है। ये तमाम सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने हैं और ये जो लोग जिन्होंने गुफ्तगू की, ये आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के एक ज़िम्मेदारान हैं जो कि एक तवील अरसे से इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वाबस्ता हैं। उनके मसाइल, जो मुश्किलात हैं, सबका पता है। लेकिन बात वही होती है कि जो इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन गवर्नमेंट के इदारे जब तक के इन लोगों का साथ नहीं देंगे, जिसको हम उर्फ़ में कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में यकीनी तौर पे गवर्नमेंट के उन अदारे जो होते हैं, उन अदारों का जब तक कि नेक नियति के साथ नहीं होगा, तो उस वक्त यकीनी तौर पर मैं नहीं समझता कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी थिंकिंग हो या CM की अपनी थिंकिंग हो, वो कभी इतनी ग्रो कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर को अगर हाउसिंग इंडस्ट्री को वसअत देना है तो यकीनी तौर पर उससे वाबस्ता जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनकी भी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि उसमें ईमानदार लोग बिठाएं ताकि जो भी फैसले हैं वो जल्द से जल्द हों और एक आम आदमी के फ़वाइद के लिए वो अपनी पॉलिसियों को मुरतब करें। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको अगले प्रोग्राम में किसी और इशू पर आपको आगाही देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।